नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। तो प्रोग्राम के सेगमेंट को लेकर, इस एपिसोड को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है नमस्कार एमपी। सोमवार से शुक्रवार तक इस कार्यक्रम का, इनफैक्ट अब शनिवार को भी हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज शहीद दिवस भी है, गांधी जी की शहादत दिवस। आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को हम सभी याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। एक ऐसे नेता, एक ऐसे जननायक, एक ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्हें देश कभी भी भुला नहीं सकता। अमर हो चुके हैं वे हम सब के दिलों में। उनके विचार, उनके जो सोच है वो निश्चित ही हम सब के दिलों में जिंदा है। प्रत्यक्ष रूप में बापू हम सब के बीच हो ना हो, बाकी उनकी बातें, उनके विचार हम सब की ज़हन में, मन मस्तिष्क में हमेशा पल्लवित होते रहेंगे। बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना। देश के श्रृंगार मेरे, राष्ट्र के साकार सपनों। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। यही बात याद दिला रही है गांधी जी की पुण्यतिथि हम सभी को। आइए नमन करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, याद करते हैं, स्मरण करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान को। 75वें शहीदी दिवस पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के प्रति। वाकई देश के लिए उन्होंने जो किया है उसे कभी भी देश भुला नहीं सकता। अमर है बापू हम सब के दिल में, हम सब के मन मस्तिष्क में। और यही वजह है कि पूरा देश आज विश्व शहीद दिवस के रूप में भी मना रहा है। गांधी जी की पुण्यतिथि को विश्व शहीद दिवस के रूप में भी हम सभी मनाते हैं। तो आइए इस बहाने हम याद करते हैं उन सभी क्रांतिकारियों को, अमर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता को, देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। नमन है उन अमर शहीदों को और नमन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को। आप सब जानते हैं कि कार्यक्रम नमस्कार एमपी की शुरुआत में सबसे पहले आपको हम तिथि से अवगत कराते हैं। तो आइए जान लेते हैं आज की तिथि क्या है। नजर डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079, माह शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि है, 30 जनवरी 2023, सोमवार का दिन है। और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हमेशा हमारी आपके साथ होती हैं। और आइए विचार पर नजर डालते हैं। आज का विचार क्या कहता है? आज का विचार हमसे कहता है कि समय का महत्व वही समझ सकता है जो एक भी मिनट व्यर्थ नहीं गवाता। तो समय के महत्व को हम सबको समझना है और अपना समय बड़ा कीमती है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। दूसरा विचार, सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। तो यदि हम कहीं भी अन्याय देख रहे हैं तो उसका विरोध करना सीखें। और किसी ने बड़ी सुंदर बात भी कही है कि हम अन्याय कहीं भी देखें, सहें नहीं उसको चुप रहकर, लज्जित करें नहीं यौवन को हम अत्याचारों को सहकर। अत्याचारी कोई भी हो, आखिर वह अत्याचारी है, उसका हर अन्याय दमन का और दंड का अधिकारी है। तो अत्याचारी को का हमें जमकर विरोध करना है, प्रतिकार करना है, किसी भी अन्याय को, अत्याचार को सहन नहीं करना है। हम सबको इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। नमस्कार एमपी कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। और आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, सजीव प्रोग्राम होता है। तो इस कार्यक्रम में आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। नोट डाउन करें हमारे नंबर्स को, टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं हमारे नंबर्स। जल्दी से पेन उठाएं और ये नंबर को नोट डाउन कर लें, 0755-266-0049। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर को भी आप नोट करें, 1800-233-0040, 0755
266-0049, इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। तो उम्मीद है इन नंबर्स को नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, तैयार हो चुके होंगे आप अपने प्रश्न के साथ में हमसे बात करने के लिए। और आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तो हम बता दें आपको कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, CMHO भोपाल। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आपका। इसके साथ ही दर्शकों आपको हम रूबरू करा दें हमारे एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं श्री सौरभ सूद, प्रभारी सहायक यंत्री, स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम भोपाल। बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। आपसे बात करेंगे स्वच्छता से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें, दर्शकों को याद दिला दें कि आज स्वच्छता दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, विश्व स्वच्छता दिवस के रूप में भी आज हम मना रहे हैं। तो स्वच्छता से जुड़ी हुई बातें आज हम सौरभ सर के साथ में साझा करेंगे। नगर निगम से जुड़े हुए हैं सर, प्रभारी सहायक यंत्री है स्वच्छ भारत मिशन के भी। तो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई यदि बातें आपके जेहन में है ना, तो सौरभ जी से आप वो बातें जरूर करें। इसके साथ ही डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ में है, CMHO भोपाल। कुष्ठ रोग से जुड़ी हुई बातें आज हम सर के साथ में साझा करेंगे। आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी है। कुष्ठ रोग, जी हाँ, जिसे हम लेप्रोसी या हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो कुष्ठ रोग उन्मूलन के बारे में भी हम आज प्रभाकर जी से बातचीत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही शहीद दिवस भी मना रहे हैं, विश्व शहीद दिवस भी मना रहे हैं हम। गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, उनको भी हमने नमन किया, उनको हमने याद किया। विश्व स्वच्छता दिवस भी है, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा के दौर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जुड़ेंगे प्रभाकर जी के साथ में। डॉक्टर प्रभाकर जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, चूंकि आज कुष्ठ रोग दिवस है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कुष्ठ रोग क्या होता है? क्या ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है या बैक्टीरिया जनित रोग है? और इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, कुष्ठ रोग अगर देखे जाए तो देखें हम कुष्ठ रोग के बारे में अभी भी जानकारी का लोगों में काफ़ी अभाव है। ये एक संक्रामक रोग है और दूसरी चीज़ इसको बोलते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लोगों में जो पहली भ्रांति है कि ये छूने से फैलता है, जो पूरी तरह से गलत है। कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता। ये एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और श्वसन के जैसे छींकने से, जैसे कोविड वायरस फैलता है, उसी तरह से ड्रॉपलेट से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के सहारे ये फैलता है। तो पहली तो यही भ्रांति है कि आमतौर पर लोग डरते हैं कुष्ठ रोगियों को छूने से, उनका ध्यान रखने से, उनकी सेवा करने से, जो कि आज जैसा आपने कहा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन अस्पृश्यता और कुष्ठ रोग निवारण के लिए लगा दिया था। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम ये जानें कि कुष्ठ रोग जो है वो आपसी टच करने से या छूने से नहीं फैलता है। तो पहली चीज़ जो आपने कहा कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसका 1873 में हेंसन, जो एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बैक्टीरिया को खोजा था। और इसीलिए जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी कुष्ठ रोग को हेंसन डिजीज़ भी कहा जाता है। तो दो चीज़ें जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है, दूसरी चीज़ छूने से नहीं फैलता, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि इसका लेटेंट पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर छींकने के माध्यम से हम में या किसी और में ये बैक्टीरिया चला गया है तो ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर ही इसके लक्षण शुरू हो जाएं। इसके लक्षण शुरू होने में कई बार सालों लग जाते हैं। तो इसलिए ये पता करना भी बहुत मुश्किल है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जिसको ये रोग अभी हुआ है, आखिर इसको ये संक्रमण कब किया हुआ होगा। कई बार ये जो संक्रमण है, जैसा मैंने पहले बताया कि सालों पहले हुआ होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो है लेप्रोसी उसको डेवलप होना शुरू हुई। दर्शकों, तो आप सभी ने सुना, बड़े ध्यान से आप सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि डॉक्टर प्रभाकर ने अभी आपसे कहा कि लेप्रोसी जो रोग है, जो कुष्ठ रोग होता है, वो जो एक तो ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया जन्य रोग होता है। दूसरी बात, कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है, असाध्य बीमारी नहीं है, साध्य है। समय रहते यदि इसके बारे में हमें पता चल जाए तो पूर्णतः इसको हम क्योर कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही जी। दूसरी बात, यदि कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया किसी कारण से हमारे शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं तो उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उनका जो
संक्रमित करने की का जो टाइम होता है उसमें कई वर्ष लग सकते हैं, कई बार तो 3, 4 और 5 साल भी बिल्कुल, इस संक्रमण को डेवलप सालों होने लग में सकते हैं। सालों लग सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, यदि प्राइमरी स्टेज पर किसी भी बीमारी का यदि हमें पता लग जाता है तो कुष्ठ रोग या कोई भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कुष्ठ रोग हर एक स्टेज में इलाज योग्य है। जी। बस ज़रूरत इसकी है कि इसको जितनी जल्दी हम पहचानेंगे, पहली चीज़ तो डिफॉर्मिटी से हम बचा पाएंगे कुष्ठ रोगी को। दूसरी चीज़ ये है कि उसका इलाज उतना ही कम होगा। अगर आप देखिए, जिसको हम कहते हैं आमतौर पर लेप्रोसी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक कहलाती है पॉसीबैसिलरी, एक कहलाती है मल्टीबैसिलरी। तो जो पॉसीबैसिलरी रहती है उसमें आम तौर पर लगभग 6 महीने के ट्रीटमेंट से व्यक्ति पूरी तरह से, रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जबकि मल्टीबैसिलरी में यही जो समय है वो लगभग 1 साल तक बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, इसके भी स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं कि आम तौर पर पहले एक हाइपोपिगमेंटेड या पैच के तौर पर ये शुरू होता है स्किन पर, जिसमें आम तौर पर क्योंकि कोई तकलीफ नहीं होती, कोई सुन्नपन नहीं होता, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते। उस स्टेज में अगर हम पकड़ लें तो इसका इलाज और अच्छा है। अगर उसके बाद भी बढ़ता रहता है तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर हाइपोपिगमेंटेशन के साथ साथ जो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर उस पर भी ध्यान ना दिया जाए तो जैसे सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जिसको कहते हैं सुन्नपन आ जाता है, व्यक्ति को पता नहीं लगता। तो अगर आप देखें उंगलियों की टिप से पता नहीं लगेगा तो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ों में वो लगा देगा, फिर भी उसको पता नहीं लगेगा, जिसके कारण से डिफॉर्मिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी इसका जो इन्वॉल्वमेंट है कॉर्निया में और ऑप्टिक नर्व में होना लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब लेप्रोसी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था तब इवन लेप्रोसी के कारण ब्लाइंडनेस भी हुआ करती थी। हालांकि जैसे जैसे अब आधुनिक दवाइयाँ आ गई हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, तो आपको इतने सीवियर केसेस, डिफॉर्मिटी वाले केसेस या ब्लाइंडनेस वाले केसेस नहीं मिलेंगे। पर अगर ध्यान न दिया जाए तो लेप्रोसी में डिफॉर्मिटी और ब्लाइंडनेस तक हो जाती है। तो इसलिए जैसा आपने कहा, जितनी जल्दी हम पहचानेंगे और जितने हम जागरूक रहेंगे उतनी ही जल्दी हम इसको ठीक कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। और जैसा कि सरकार चाहती है, अगर आपको यहाँ ध्यान हो, लगभग 54-55 से हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहा है लेप्रोसी कंट्रोल के लिए, जिसको बाद में बदलकर 1983 में लेप्रोसी इरेडिकेशन, यानी कि हम जड़ मूल से लेप्रोसी को समाप्त करना चाहते हैं। तो जो शासन यही चाहता है कि लेप्रोसी जो है वो जड़ मूल से ख़त्म हो जाए, इरेडिकेट हो जाए। इसीलिए नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई। कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए, पूर्णतः कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए आप प्रोग्राम चला रहे हैं, केंद्र शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। किस तरह की फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आम जनता को कैसे उसका लाभ मिल सकता है, किस तरह से उनका अप्रोच होना चाहिए, ये तमाम बातें हम आपसे करेंगे। उसके पहले सौरभ जी से हम बात करना चाहेंगे। सौरभ जी, प्रभारी यंत्री हैं आप स्वच्छ भारत मिशन में। स्वच्छता दिवस हम चूंकि मना रहे हैं तो बहुत काम कर रहे हैं सर आप लोग स्वच्छता के लिए, और वाकई अब हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता के लिए हम बात करते हैं, स्वच्छता की आदत को हम सब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी पूर्णतः लोग जागरूक नहीं हुए हैं। कैसे स्वच्छता की आदत को अपनाएं हम? मैम, सबसे पहले थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। उसमें जो स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्चिंग थी, जो केंद्र शासन ने ये मिशन के थ्रू लॉन्च करा था, वो इसीलिए लॉन्च करा था 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी भी यही चाहते थे देश को स्वच्छता में आगे लेके जाएं। तो आम जन को भी ये अपने आप में अडॉप्ट करना चाहिए कि वो कैसे स्वच्छता को लेके जाएं। जैसे गांधी जी ने एक कोट करा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो हम लोग को सबसे पहले, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर गांधी जी को भी अभी हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तस्वीर उनकी साझा कर रहे थे जी। तो जो कोट उनने करा, ये सारे जो सिटीजन्स हैं हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें अपने आप से स्वच्छता के प्रति जागरूकता लानी चाहिए, ताकि हमारा शहर, ताकि हमारा स्टेट, ताकि हमारा कंट्री पूरा स्वच्छता के प्रति उसको फॉलो करे। बिल्कुल सही कहा। ये सच्चाई है।
कि आज हम स्वच्छता दिवस मना रहे हैं, इसको मनाने की ज़रूरत क्या है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? हमारे कार्यस्थल पर, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे आसपास के एरिया में और हमारे शहर में पूरी तरह से स्वच्छता की आदत को हम अपना सकें, आसपास का वातावरण, पर्यावरण पूरी तरह से स्वच्छ हो। यही वजह है कि गांधी जी की पुण्यतिथि को हम स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2018 से शायद इसकी शुरुआत हुई थी। 2014 को स्वच्छ भारत मिशन 1 लॉन्च हुआ 2014 था को, जी। और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लास्ट ईयर 1 अक्टूबर को लॉन्च किया था। बिल्कुल। तो स्वच्छता से जुड़ी हुई बातें हम आपके साथ में और भी करेंगे, आगे हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रभाकर सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुष्ठ रोग की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो इसका संक्रमण किस तरीके से व्यक्ति तक फैलता है? आपने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है, उस व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति है, उससे हाथ मिला रहा है या उसके कांटेक्ट में है, तो उससे स्प्रेड नहीं होता है, पर ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, मतलब यदि मैं कुष्ठ से संक्रमित हूँ तो मेरे छींकने से या खांसने से जो बैक्टीरिया निकलेंगे वो अगर दूसरे के अंदर जाते हैं तो उससे ये रोग फैलता है। सर यहाँ पर हम कोविड का भी जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि फिर से कहीं ना कहीं कोविड ने दस्तक दे दी है। तो कोविड के लिए हम कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मास्क न सिर्फ कोविड से बचाता है बल्कि बहुत सारी ऐसी संचारी बीमारियों से बचाता है जिनके कारण हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, जिनमें कुष्ठ रोग भी एक हो सकता है। यदि इस तरह की बहुत सारे इन्फेक्शन से हम बचना चाहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित यदि बीमारी से हम बचना चाहते हैं, तो यदि मास्क को अपनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं हम इस इन्फेक्शन से बच। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे पहले हमने देखा था कि जिस समय कोविड के कारण मास्क पहनना मैंडेटरी था, उस समय न सिर्फ कोविड से बचाव हो रहा था बल्कि बहुत सारे प्रदूषण जनित जो रोग हैं उनके कारण, जैसे सिलिकोसिस और इस तरह की बीमारियां थी, प्लस ट्यूबरकुलोसिस जो सबसे ज़्यादा फैलता है ऐसी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। इसके अलावा दूसरे फ्लू अगर आप देखें तो कई तरह के फ्लू हैं जो वायरल फ्लूज इसी दौरान फैलते हैं, तो इन सब से भी बचाव जरूर हो रहा था। तो मास्क पहनना बिल्कुल जैसा कि आपने कहा बहुत ही लाभदायक है और बिल्कुल जब तक पूरी तरह से कोविड का खतरा टल नहीं जाता तब तक पहनना ही चाहिए जी। तो दर्शकों, यदि आपने ये सोच लिया है कि कोविड का अब डर नहीं है, वैक्सीन के दोनों डोज आप कंप्लीट कर चुके हैं, इसके साथ ही प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी गलत सोच रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, न सिर्फ कोविड जैसी बीमारियों से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से, इसके साथ ही कुष्ठ रोग जैसी तकलीफों से भी आप बच सकते हैं यदि आप मास्क पहनते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ सर एक कॉलर भी जुड़ गए, आइए उनके फ़ोन कॉल को हम ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, प्रश्न करें अपना। मैडम नमस्ते। सर सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? देना चाहूंगा क्योंकि ये जो प्रोग्राम है मैं हमेशा देखता हूँ, इससे मुझे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा ये है कि मैं प्रश्न जो है स्वच्छता अधिकारी जी से करना चाहूंगा, सूद सर से। जी, स्वागत है। मैडम मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारा भोपाल जो है कैटल फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं यहाँ पर घरों के अंदर मवेशियों को बांधते हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर होता है। इसके लिए मैंने सफाई दरोगा जी से भी बात की है और L1 अधिकारियों से भी बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमारे मतलब अधिकार क्षेत्र में नहीं है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए कहाँ पर संपर्क किया जाए और कोई अधिकारी इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? जिले में इसके कारण काफी ज्यादा स्वच्छता भी होती है और उन मवेशियों से परेशानियां भी होती है। धन्यवाद। बड़ा वाजिब क्वेश्चन आपने किया है। हमारे कॉलर का प्रश्न यही था सौरभ जी की कैटल मवेशी जो है वो एक बड़ी तकलीफ बन चुके हैं, तो उससे कैसे हम जैसा हमारे कॉलर ने बताया कि अगर आपने अगर बीएमसी को कंप्लेंट करा है या सीएम हेल्पलाइन करा है तो निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। नगर निगम में एक डेडिकेटेड गोवर्धन शाखा है जो इस पूरी कैटल के बारे में आपको जानकारी देती है। इवन आपके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, अगर मवेशी सड़क पे रहते हैं तो उनको निश्चित गौशालाओं में ले जाना और अलग अलग जगह स्थानों पे, चिन्हित स्थानों पे उनको रखा जाता है, तो वो सॉल्यूशन आपको वहीं से मिलेगा जो गोवर्धन शाखा के प्रभारी रहेंगे। और निश्चित ही नगर निगम इसमें बहुत काम कर रहा है, गौशालाओं पे उनको गायों का केयर करना और साथ ही साथ उनको अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना।
उम्मीद है कि हमारे कॉलर को इस प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। जैसे कि सर ने अभी बोला, सौरभ जी ने बोला था कि गौशालाओं में हम इन मवेशियों को छोड़कर आए तो उनकी प्रॉपर तरीके से केयर भी हो सकेगी, उनको हम संरक्षित भी कर सकेंगे, और जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं इस कारण से, अस्वच्छ तो होता ही है वातावरण, कई बार इस तरह की परेशानियां तो आती है, बट एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं और लोगों को भी, आम लोगों को परेशानी महसूस होती है। तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप इस बात का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर प्रभाकर की ओर एक बार हम फिर रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो अपना कुष्ठ रोग है, ये तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है। कई बार ऐसी भी मरीज शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ पैर शून्य हो रहे हैं, संश्लेषण खत्म हो रहा है, तो क्या इस तरह की बातें सही है, होती है इस तरह की प्रॉब्लम? बिल्कुल ऐसा ही, जैसा हम लोगों ने पहले शुरू किया था कि ये जो शुरुआत होती है वो हाइपोपिगमेंटेड पैच के साथ होती है, पर जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता जाता है ये तंत्रिकाओं को सर आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, आपके उत्तर को। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, गृह मंत्री जी भी दिखाई दे रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है, पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बापू को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं तस्वीरें, आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दूरदर्शन ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है, दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बापू को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति श्रद्धांजलि देते हुए, जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति महोदय, कृतज्ञ राष्ट्र को बापू को, कृतज्ञ राष्ट्र का बापू को नमन। आइए हम सब भी मिलकर नमन करें, याद करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। 75वीं पुण्यतिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और निश्चित ही देश हित में उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, इन सभी को हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धांजलि देते हुए, महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके ओर से, पूरे भारतवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पूज्य बापू के चरणों में। कृतज्ञ राष्ट्र का बापू को नमन। आओ याद करें बापू के बलिदान को, उनके विचारों को, और निश्चित ही बापू के विचार हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। स्मृति के विपुल कोश में उनकी यादें हमेशा संचित रहेंगी, अंकित रहेंगी। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप सभी। याद दिला दें हम अपने दर्शकों को कि हमारा ये प्रोग्राम सजीव फोन इन प्रोग्राम है। आप टेलीफोन के माध्यम से, हमारे फोन नंबर्स के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करेंगे हम। हेलो जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ वृंदा मैडम, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप जी नमस्कार, प्रश्न करें अपना। जी जी। सबसे पहले तो आज बापू की पुण्यतिथि पर आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप और हम सभी मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं आज महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में। जी मेरा प्रश्न मैडम डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी से है। जी हाँ, प्रश्न करें। हेलो, प्रश्न करें, आपको सुन पा रहे हैं प्रदीप जी। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से ये है, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो है कुष्ठ रोग जो है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और टीबी भी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो अधिकतर जो बैक्टीरियल डिसीज होती हैं
उनको एंटीबायोटिक से जो है क्योर किया जाता है, या कभी कभी जैसे डीपीटी वगैरह जो होती, काली खांसी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटेनस, उनके लिए वैक्सीन बनाया जाता है। तो ये जो कुष्ठ रोग है ये वैक्सीन से पूरी तरह ठीक होता है या एंटीबायोटिक से? एक तो मेरा ये प्रश्न। बहुत अच्छा और प्रश्न अभी जी। वृंदा मैडम ने आपसे पूछा था कि इसका सोर्स क्या होता है, ये कैसे होता है, तो आपने कहा कि किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके ड्रॉपलेट से होता है। उस व्यक्ति को ड्रॉपलेट से तो होता है, लेकिन वो जिसको हुआ है उसको पहले कैसे होता है, थोड़ा ये बताइए। उसका सोर्स, उसके बाद वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कैसे करता है? बैक्टीरिया बताइए। जी। डॉक्टर देखिए, प्रदीप बहुत- आपके प्रश्न का उत्तर दे देखिए रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके। मैं उसको 3 हिस्सों में बांट देता हूं। जैसा आपने कहा, पहली चीज़ तो कि किसी भी व्यक्ति में आखिर वो बैक्टीरिया कहाँ से आया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है तो आखिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति में, तो ये एक चेन रिएक्शन है। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति पहले कहीं ना कहीं से किसी रोगी के संपर्क में आता है और उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो इन्फेक्ट होता है। अपने आप कहीं पर भी ये बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकता, सिर्फ उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो अगर मैं संक्रमित हूँ, मैं छींकता हूँ, मेरे से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकलते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति में जाएंगे और वहाँ पर ये ग्रो करेंगे। तो ये तो हुआ कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा। मतलब एक संक्रमित व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, असंक्रमित व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति उसको नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ आपने कहा कि ये एंटीबायोटिक से ठीक होता है या वैक्सीन से ठीक होता है। तो अभी जो है व्यापक पैमाने पर हैंसन डिजीज़ या कुष्ठ रोग के लिए कोई भी वैक्सीन प्रचलन में नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया का या कुष्ठ रोगी का प्रतिशत है, हम ये मान के चल रहे हैं, हम इसको ले जा रहे हैं 1 प्रति 10,000 से भी कम। हमारा लक्ष्य है कि 10,000 लोगों में भी एक रोगी हमें न मिले, इससे भी कहीं कम हो जाए। तो अगर हम इतने कम के लिए पूरी की पूरी अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना शुरू कर देंगे तो आप भी मानेंगे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव ना होगा। हम एक आदमी को बचाने के लिए 10,000 लोगों को करें, तो उसकी बजाय अगर हम इन्फेक्टेड जो भी व्यक्ति है उसका ट्रीटमेंट पूरा कर देते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट करके उसको रोग मुक्त कर देते हैं, तो हमारा काम अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि संक्रमण का जो सोर्स है, जो संक्रमण का स्रोत है, वही खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपने जो कहा कि हम इसके लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो पहले जो है सिर्फ एक ही ड्रग इसके लिए उपलब्ध थी जिसका नाम था डेप्सोन। अब मल्टी ड्रग थेरेपी इसके लिए शुरू हो गई है, जिसमें 3 ड्रग्स इसमें होती हैं, जिसमें हमारा जो डेप्सोन था वो तो शामिल है ही है। इसके अलावा क्लोरफेज़ामिन और प्लस राइफेम्पिसिन इसमें शामिल रहती है, जिसके कारण से जो इसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी इफ़ेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इफ़िकेसी ज़्यादा बढ़ गई है, प्लस जो सिंगल ड्रग के कारण रेजिस्टेंस हुआ करता था वो रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है। तो उम्मीद है कि मैंने आपके दोनों जो शंकाएं उनका समाधान कर दिया होगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो रोगाणु या जो बैक्टीरिया है वो स्वयं से पैदा नहीं होता, किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे असंक्रमित व्यक्ति को जाता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को संक्रमण मुक्त कर देते हैं तो वो आगे उसको फैलाने में सक्षम नहीं होता। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसको हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो बहुत ही जल्दी वो संक्रमण आगे फैलाने लायक नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि अगर उसका ट्रीटमेंट भले ही 6 महीने या 1 साल चल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल तक संक्रमण को फैलाता रहेगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी अर्ली डिटेक्शन यानी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, यही जो अभी वृंदा जी आपको बता रही थी कि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट का क्या महत्व है, वो यही महत्व है कि हम जितनी जल्दी पहचान करेंगे, जितनी जल्दी हम उपचार शुरू करेंगे और जितनी अच्छी तरह से रेगुलरली नियमित तौर पर हम उपचार लेंगे, उतनी ही जल्दी हम उस व्यक्ति को संक्रमण मुक्त कर पाएंगे और आगे संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे।
बिल्कुल, यदि संक्रमण की चेन को हमें तोड़ना है तो हमें बीमारी के लक्षण को पहचान कर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना होगा, ताकि जितनी जल्दी हो सके मेडिकेशन शुरू हो सके। और सर ने अभी बताया कि कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए पहले जहां एक दवाई का डेप्सोन का इस्तेमाल होता था, वहां अब मल्टी ड्रग थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। लगभग 3 दवाइयों का उपयोग होता है और बहुत जल्दी यदि कुष्ठ रोग का रोगी है, मरीज है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। पर उसके लिए शर्त यही है कि समय रहते स्टार्टिंग में ही हमें बीमारी का पता लग जाए। दर्शकों, चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं। हम आपको फिर से लेकर जा रहे हैं हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर। मैं अपने प्रोड्यूसर श्री शिवराम रावत जी से आग्रह करूंगी कि एक बाइट है, परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। मध्य प्रदेश के 3 ब्रिलियंट स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था और वो स्टूडेंट्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल कर रहे हैं। आइए उस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर से हमारा आग्रह है। नमस्ते। ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दालों के शहर भोपाल के दीपेश अहिरवार आभासी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। दीपेश, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम दीपेश अहिरवार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर कोलकाता भोपाल का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आजकल बच्चों में काल्पनिक खेल और इंस्टाग्राम की लत एक सामान्य सी बात हो गई है। ऐसे समय में हम अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? माननीय सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम बिना ध्यान भटकाए अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? मैं इस संबंध में आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, दीपेश परीक्षा में आने वाले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकले, इस विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, रेयरली। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है? जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं और इसलिए लोग तो मैंने देखा है, अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम ऋतिका घोड़के है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं की छात्र शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय स्कूल फॉर एक्सीलेंस की छात्रा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हम अधिक से अधिक भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है? धन्यवाद। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ये हमारा रिचनेस है, हमारी समृद्धि है। हमें अपनी इस समृद्धि पर गर्व होना चाहिए। हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पूरी दुनिया की। अपनी मातृभाषा के उपरांत भारत की कोई न कोई भाषा
कुछ तो सेंटेंसेस आने चाहिए। आप देखिए कि आपको आनंद आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिलोगे और 2 वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोलोगे, एकदम अपनापन हो जाएगा। कि बच्चों में भाषा को कैच करने की बड़ी गजब की ताकत होती है, हड़प कर देते बहुत तेजी से। तो मैं कभी, हमारे यहाँ कैलिको मिल के एक मजदूर परिवार था अहमदाबाद में, तो मैं कभी उनके यहाँ भोजन के लिए जाता था। तो वहां एक बच्ची थी, वो कई भाषाएं बोलती थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो मजदूरों की कॉलोनी थी, तो कॉस्मोपॉलिटन थी। उसकी माताजी केरल से थी, पिताजी बंगाल से थे। पूरा कॉस्मोपॉलिटन होने के कारण हिंदी चलती थी। बगल में ये परिवार मराठी था और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी। मैं हैरान था, वो 7-8 साल की बच्ची बंगाली, मराठी, मलयालम, हिंदी इतनी तेज गति से बढ़िया बोलती थी। और घर में अगर 5 लोग बैठे हैं, इससे बात करनी है तो बंगाली में करेगी, इससे करेगी तो मलयालम में करेगी, इससे करेगी तो गुजराती में करेगी। 8-10 साल की बच्ची थी, यानी उसकी प्रतिभा खिल रही थी। और इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह रहेगा कि हमें अपनी विरासत पे, और मैंने तो इस बार लाल किले से भी कहा था पंच प्राण की बात, अपनी विरासत पे हमें गर्व होना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी भाषा हमें दी है। प्रधानमंत्री नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आप। परीक्षा पे चर्चा अभी आप सभी देख रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से बच्चों से बातचीत करते हैं, वो सिलसिला लगातार जारी है और उन बच्चों की बातचीत को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुई उनको आपके साथ साझा करने का हमने एक प्रयास किया। सौरभ सूद हमारे साथ में है, नगर निगम से आप स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे सौरभ जी कि भोपाल की यदि हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट जो है उसको कैसे आप प्रोसेस करते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाता है यहाँ पर? जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि भोपाल क्लीनेस्ट और सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। प्राइमरी कलेक्शन जिसे कहा जाता है, वो हम सेग्रीगेटेड फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो ड्राई वेस्ट हो, चाहे वेट वेस्ट हो, और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट के रूप में हम लोग जनता से कलेक्ट करते हैं। ये प्राइमरी कलेक्शन करने के बाद नगर निगम द्वारा 12 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस जो निर्मित हैं अलग अलग जोन्स में, वहाँ पे कचरा जाता है और उसमें वहाँ पे सेग्रीगेशन जो रहता है, ड्राई वेस्ट को अलग ब्लू कंटेनर्स कैप्सूल्स में ले जाया जाता है और जो वेट वेस्ट रहता है उसको ग्रीन कैप्सूल्स के माध्यम से हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग साइट जो आदमपुर छावनी में है वहाँ पे हम लोग उसका प्रोसेसिंग करते हैं। चाहे ड्राई वेस्ट हो तो उसमें हम लोग MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर करके, और जो RDF निकलता है वो सीमेंट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में भेजते हैं। वेट वेस्ट से हम लोग अभी वर्तमान में कंपोस्टिंग पे जा रहे हैं जिससे खाद निर्माण उत्पादन किया जाता है। और भविष्य में जो नगर निगम का प्लानिंग है, जो 400 टन गीले कचरे से बायो CNG निर्माण की जो PPP मोड पे बनने वाला है, और जो सूखा कचरा है जो ड्राई वेस्ट कहते हैं, उससे हम लोग टोरिफाइड चारकोल प्लांट बना रहे। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के हम लोगों ने अनुबंध माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करे थे और इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। बाउंड्री वॉल का निर्माण हो गया है और लगभग 1 से 1.5 साल के अंतराल में हम लोग ये प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, जिससे ये एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली रहेगा और निगम के लिए भी कॉस्ट कटिंग रहेगी इसमें। जी, तो बहुत ज़रूरी बात अभी आपने बताई और बहुत अच्छी पहल की है नगर निगम भोपाल ने कि डोर टू डोर जो गार्बेज आप कलेक्ट करते हैं उससे आसपास भी, घर के बाहर भी कचरा इकट्ठा नहीं हो पाता, गली मोहल्ला भी सुरक्षित रहता है, कॉलोनी सब सेफ रहती है और उसको रिसाइकल करके आप यूज़ करते हैं। नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आप। डॉक्टर प्रभाकर हमारे साथ में है। सर, कुष्ठ रोग के लक्षण को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने पहले ही चर्चा की थी और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुष्ठ रोग जो शुरुआत में है वो सीमित रहता है केवल स्किन तक या त्वचा तक। तो हम इसको त्वचा का जो डिस्कलरेशन है
या हाइपोपिगमेंटेशन, या कभी कभी हम सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं कि तैलीय या थोड़ा सा लालपन जैसा आ जाता है त्वचा में, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहीं से हम इसकी पहचान शुरू कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर हम किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास, और अगर त्वचा रोग विशेषज्ञ आपके नज़दीक उपलब्ध नहीं है तो हमारे जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके चिकित्सकों के पास, और अब तो सरकार ने यहाँ तक कि हर एक जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें CHOs पोस्ट कर दिए हैं, उनके पास तक भी अगर पहुँच जाते हैं तो वो आपको इस बारे में सलाह दे सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो यही है कि त्वचा से इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा जैसा कि पहले डिस्कशन में भी बात की थी कि त्वचा रोग जो रहते हैं उसमें भ्रांतियाँ भी बहुत सारी रहती हैं, जैसे कि आम तौर पर जो सफ़ेद दाग या विटिलिगो जिसको कहते हैं, उस विटिलिगो के साथ भी कई बार लोग उसको कंफ्यूज करते हैं। सर यहाँ पर होता है कि विटिलिगो जो होता है, ये दाद जिसे हम कहते हैं, इस तरह की परेशानी होती है, तो उसको और कुष्ठ रोग में लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो कैसे डिफरेंशिएट करें तीनों? देखिए, तीनों बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो जैसा हमने अभी चर्चा की कि जो कुष्ठ रोग है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्टी के कारण होता है। अगर हम विटिलिगो देखें तो ये बेसिकली एक डीपिगमेंटेशन है, ये एक जेनेटिक चीज़ है। इससे सिर्फ इतना होता है कि त्वचा डीपिगमेंट हो जाती है, कोई फंक्शनल लॉस नहीं होता, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। भले ही लोग इसको थोड़ा सा भ्रांति के तौर पर लेते हैं, पर वो व्यक्ति सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है कि कुछ जेनेटिक कॉज के कारण जो पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंटेड उसकी स्किन नहीं है, पर उसमें कोई भी फंक्शनल लॉस नहीं होता। तीसरी जो चीज़ आपने कहा जिसको हम लोग आमतौर पर दाग कहते हैं, कई बार उसको रिंग वर्म कहा जाता है, और आपने देखा होगा कि इस रिंग वर्म के नाम पर तमाम तरह के विज्ञापन लोग घर पे ही उसको ट्रीट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक फंगल इन्फेक्शन होता है, एक फंगल जनित रोग होता है जिसमें आम तौर पर खुजली भी जुड़ी हुई रहती है। तो अगर हम देखें तो जो विटिलिगो है उसमें त्वचा पर कोई सेंस का लॉस या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती। अगर हम लेप्रोसी की बात करें, कुष्ठ रोग की बात करें, तो अगर हम इसको जल्दी न पहचाने तो धीरे धीरे उसमें जो सेंसेशन का लॉस है वो होना शुरू हो जाता है। और अगर हम दाद की बात करें या रिंग वर्म की बात करें तो उसमें खुजली होती है, और आम तौर पर जो देखें तो जो दाद होते हैं वो शरीर के ऐसे स्थानों पर होते हैं जहाँ पर नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फफूंद है या फंगस है उसको फैलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नमी हो। तो यहाँ से हम इन तीनों को अगर देखें तो सामान्य तौर पर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम वापस चलें लेप्रोसी पर, तो लेप्रोसी की जो शुरुआती स्तर है मैंने बताया आपको कि उसमें सबसे पहले हाइपोपिगमेंटेशन होता है। अगर उस समय हमने ध्यान न दिया तो धीरे धीरे, जैसे आपने पहले चर्चा की थी, कि नर्व का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, और एक बार अगर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है तो वो जो त्वचा है वो उसमें सुन्नपन आने लगता है। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर हम देखें तो शुरुआत में चूँकि जो हम लोग कहते हैं मोटर लॉस, मतलब कि ताकत का लॉस नहीं होता, जैसे उंगली के पोर पे भी है तो वहाँ पर सेंसेशन चला जाएगा, पर आम तौर पर जो ताकत है उंगलियों की बनी रहेगी, तो लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते। अगर हम इस समय भी ध्यान नहीं देंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि उंगलियों के पोर पे या त्वचा के उन भागों पे सेंसेशन चला गया है, तो अगर हम हाथ से कोई गर्म चीज़ भी पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि जलती हुई लकड़ियाँ तक पकड़ लेते हैं, तो भी हमें सेंसेशन का लॉस नहीं होगा और हमारी उंगलियाँ जल जाएंगी। पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि आमतौर पर हमारी महिलाएं खाना बनाने का काम करती थी, और अगर उनके पोर पर इस तरह की दिक्कत हो गई तो खाना बनाते वक्त लकड़ियां अंदर डालने में या गर्म बर्तन पकड़ने में या कोई भी गर्म वस्तु पकड़ने में भी उनको पता नहीं लगेगा, और वहाँ पर उंगलियां जो है वो डिफॉर्म हो जाएंगी और डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम इसको देखें तो पहले स्तर पर हमारी सिर्फ त्वचा का डिपिगमेंटेशन हुआ, उसके हम और आगे गए, उसके और आगे जाने के बाद हमने देखा कि उस डिपिगमेंटेशन के साथ साथ नर्व इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, सुन्नपन शुरू हो गया, तब भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो जब आगे जाकर उसमें डिफॉर्मिटी पैदा हो गई। सर यहाँ पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी भी हमें सोचने पे विवश कर देती है, बहुत लोग इस तरह की बात करते हैं
कि ये तो पूर्व जन्म का फल मिल रहा है, हमने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा पूर्व जन्म में, या इस जन्म में कुछ गलत किया होगा कि कुष्ठ रोग हो गया और इस तरह की बात, कहाँ तक आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो और क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, पहला मैं अगर एक कहूँगा कि इस तरह की कोई भी बात संभव नहीं है जी। अगर हम इसको देखें हिस्ट्री में, पुराने समय पर जब इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, तब चूँकि आदमी के पास कोई उपचार नहीं था, इसलिए वो कह देता था कि ये पूर्व जन्म के पाप है या जो भी है, या इन्होंने गलत काम किया इसलिए हो रहा है। अब जब हम साइंटिफिकली उसका कारण को जानते हैं, उसका ट्रीटमेंट जानते हैं, हमें उसके लिए क्या करना है, किस तरह से उपचारित किया जा सकता है, उसको जानते हैं, तो इस वैज्ञानिक युग में इस तरह की बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें इसको हतोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए विशेष जागरूकता अभियानों की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने ये बात निकाली है, तो मैं बता दूं कि 30 जनवरी से लेकर और 13 फरवरी तक एक स्पर्श अभियान चलाया जाता है। पिछले वर्ष भी चलाया गया था, इस वर्ष भी चलाया जाएगा, जिसमें सिर्फ इसी पर आईसी यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की बातें की जाएगी। लोगों को एजुकेट किया जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जो लेप्रोसी है, जिस तरह की भ्रांतियों की अभी आपने चर्चा की, कि ये कोई पूर्व जन्म का पाप नहीं है, ये छूने से, सेवा करने से फैलता नहीं है और ये पूर्ण तरह से ट्रीट मैं बीच में भी आपको इंटरप्ट करूंगी। कई बार कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनसे लोग परहेज करते हैं, उनकी सेवा करने से भी डरते हैं। इनफैक्ट घर वाले भी उनसे एक दूरी बना लेते हैं कि इसको यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो मुझे भी उस चीज़ का इन्फेक्शन लग सकता है। पिछले जन्म के अभिशाप की तो हमने बात कर ही ली कि लोग कहते हैं पूर्व संचित कर्म ऐसे होंगे, हमने कर्म बेकार किए होंगे, ये सारी बातें। तो सर, इसको दूर करने के लिए, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन की बात तो है ही है। मैं 3 विशिष्ट व्यक्तियों के जरूर नाम लेना चाहूँगा। एक तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो स्वयं जिंदगी भर कुष्ठ रोगियों की सेवा करते रहे। इसके अलावा अगर हम देखें, आचार्य विनोबा भावे, जो खुद भी, हालांकि भूदान आंदोलन के कारण बहुत ज़्यादा उनका वो रहा है, पर उन्होंने भी लगातार कुष्ठ रोगियों की सेवा की। और इसके अलावा मदर टेरेसा, आपने देखा क्या कि कभी ये इतनी लंबी अपनी ज़िंदगी में कभी कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए हों? ये स्वयं ही इस बात का परिचायक है कि कुष्ठ रोग जो है वो सेवा करने से नहीं बढ़ता, सेवा करने से सिर्फ प्यार बढ़ता है, सिर्फ स्नेह बढ़ता है। बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। और जैसे कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, डॉक्टर प्रभाकर ने भी बताया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम होती है, ना कि किसी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को टच करने से, उसके साथ में रहने से, उसको हग करने से या उसके साथ में खाना खाने से। इस तरह से कुष्ठ रोग कभी नहीं फैलता है। तो यदि इस तरह से कोई भी व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, तो उसकी सेवा हम जरूर करें और प्यार फैलाएं। सर, यही हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और हम इसी के लिए जाने जाते हैं कि लोगों की सेवा करना, पीड़ित मानवता की सेवा करना, ये हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे, सौरभ जी के पास चलेंगे हम। सौरभ जी, कंस्ट्रक्शनल और ये जो वेस्ट अभी इसकी बात करते हैं, इसके मैनेजमेंट का वेस्ट जो अभी होता है वो किस तरह से आप लोग करते हैं? भानपुर खंती की भी हम बात करेंगे, उसका भी बहुत अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट आप लोगों ने किया था, उसके लिए हम आपको बहुत सारी बधाइयां भी देते हैं। नगर निगम भोपाल वाकई बधाई के पात्र है, भानपुर खंती को आप लोगों ने शिफ्ट किया, रिसाइकलिंग प्रोसेस उसकी चल रही है। तो क्या प्लानिंग से और कैसे इसका आप वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू मैम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो घरों में जब निर्माण हो रहा रहता है, चाहे बिल्डिंग्स हों, चाहे अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों, तो इसमें से जो निकलने वाला कंस्ट्रक्शन वेस्ट रहता है, जिसको हम लोग पहले वैसे ही स्प्रेड कर देते थे, अब इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन रूल्स आ गए हैं 2016 के, उसके आधार पे हम भोपाल नगर निगम द्वारा पीपीपी मोड पर धुआंखेड़ा स्थित प्लांट लगाया गया है, जहाँ पे हम लोग ये जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट रहता है, इससे हम लोग पेवर ब्लॉक्स और हम लोग ईंटें बना रहे हैं, जिससे हम लोग ये वेस्ट को एनवायरनमेंट हार्म करने से बचा रहे हैं और साथ ही साथ रिसाइकल और रीयूज और रिड्यूस का कंसेप्ट जो है वो फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सर। और जी, जैसा आपने बताया मैम, भानपुर का जो प्रोजेक्ट रहा हम लोगों का, बिल्कुल वो वाकई एक सफल प्रोजेक्ट में उसकी काउंटिंग होती है। नगर निगम भोपाल द्वारा मैम जो ये बायो रिमीडिएशन और साइंटिफिक लैंडफिल का कंप्लीट किया गया प्रोजेक्ट, इसमें हम लोगों का ये एक यूनिक प्रोजेक्ट इसलिए रहा क्योंकि हमने तीनों चीज़ें इसमें फॉलो करी, चाहे वो बायो रिमीडिएशन जो लेगेसी वेस्ट का रहा,
डंप साइट क्लियर करने का, वो किया हम लोगों ने। उसके साथ ही साथ जो वेस्ट था उसको साइंटिफिकली कैप करा, और जो 37 एकर्स में वेस्ट स्प्रेडेड था उसको 16 एकर्स में कंपोजिट कंप्राइज करते हुए 21 एकड़ लैंड रिक्लेम करी। जो 21 एकड़ लैंड है उसकी वैल्यू आज कलेक्टर गाइडलाइन से लगभग 110-120 करोड़ है। तो प्रोजेक्ट में जितना हम लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 करोड़ रहा और उससे ज़्यादा का हम लोग को रेवेन्यू मिला। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, और ये इसको बेस्ट प्रैक्टिस में भी अडॉप्ट किया गया है। इसी के साथ साथ इसमें एनवायरनमेंट और सोशल एस्पेक्ट्स भी सुधरे। वहाँ का जो लैंड का ग्राउंड वाटर था, चाहे पोल्यूशन का लेवल हो, आज भोपाल कोई भी यात्री अगर ट्रेन से आता है तो पहले अगर वो खंती के रूप में जाना जाता था, आज वो एक बहुत ही सुंदर गार्डन के रूप में विकसित किया गया है। वाकई ये तो वाकई बधाई के पात्र है। आप सभी नगर निगम भोपाल बधाई का पात्र है जो इतना खूबसूरत गार्डन के रूप में उसने डेवलप किया है। तो ये वाकई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप सबके लिए। सर, भोपाल के लिए क्लीनेस्ट कैपिटल और इंदौर के लिए क्लीनेस्ट सिटी का अभी अवार्ड मिला है, तो उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। तो कैसे ये तैयार की गई थी आपकी स्ट्रैटेजी कि इस तरह से हम क्लीनेस्ट कैपिटल बन सकते हैं और इंदौर किस तरह से क्लीनेस्ट सिटी बन सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग्स? यस मैम, इसके लिए जो हम लोग के स्वच्छता गाइडलाइंस आती हैं, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए गाइडलाइंस आती हैं, उन पे डीपली वर्क करा हम लोगों ने, चाहे हमारे कमिश्नर सर हों, चाहे हमारे वरिष्ठ अधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, और साथ ही साथ पूरे जनता ने हम आपको बीच में इंटरप्ट करेंगे। हमारे साथ में अभी नगर निगम के अपर आयुक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन के माध्यम से। आपका बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं सर, और हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर कि सौरभ जी से हम बात कर रहे थे अभी, और आपसे भी वही सेम क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भोपाल जो है हमारी कैपिटल जो है मध्य प्रदेश की भोपाल, तो उसको क्लीनेस्ट कैपिटल के खिताब से नवाजा गया है सर। उसके पीछे आप लोगों ने किस तरह से काम किया, कैसे प्लानिंग की, ग्राउंड लेवल पे आप लोग कैसे जुटे तैयारियों में और कैसे सफल हुए, ये जानना चाहिए। ये देखिए, ये जब से स्वच्छ भारत मिशन 2000 अक्टूबर 2014 माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, तब से ही नगर निगम और शासन, चाहे वो राज्य स्तर को राज्य शासन हो या केंद्र सरकार, इस पे विशेष समय देके, जोर देके और आर्थिक रूप से मदद किया, ताकि जिसके जरिए नगर निगम इस स्थिति में आ चुका है कि नागरिकों की मदद से, जनप्रतिनिधियों की मदद से हम अपने शहर को अच्छी पोजीशन में ले आए हैं। इसके लिए मुख्य रूप से हमारे शहर के जितने भी RWA हैं, विभिन्न संगठन हैं, व्यापारी संगठन हैं, और जो NPOs हैं, और बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, जिन्होंने हमारे साथ काम करके भोपाल शहर को एक अच्छी पहचान और अच्छा स्थान दिलाया। और सर, भोपाल जो आपकी डंप साइट है उसको कैसे सफल प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसके सबसे पहले तो बताइए। इसमें कानपुर में जो अपना डंप साइट था, वो लगभग 40-45 साल से वहाँ पे कचरा डाला जा रहा था, और लगभग 11 लाख मेट्रिक टन कचरा वहाँ पे कलेक्ट हो चुका था, जिसको हमने सौराष्ट्र कंपनी के माध्यम से एक स्कीम बनाई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे फंडिंग की, और उसको पूरा जो हमारा 35 एकड़ था, उसमें 16 एकड़ में हमने गार्डन डेवलप किया जी। और रिक्लेम मॉडल पे हम जाके 21 एकड़ लैंड हम उसे रिकवर किए, जिसको वहां से कचरा मुक्त करके, और उसमें कोई आपने जो बीच में पेपर में भी आज तक में दिया होगा, देखा होगा, इसमें व्यापारिक गतिविधि और एक ISBT प्रपोज हुआ है, तो वहाँ पे हम दूसरी जो 21 एकड़ लैंड है, जिसकी लैंड वैल्यू भी लगभग 300 करोड़ है, उन इंसानों के नगर निगम अपनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बस टर्मिनल बनाने की प्लान कर रहा है जी। तो सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने दी। और सर, एक और प्रश्न जाते जाते आपसे हम पूछेंगे कि यूं ही भोपाल क्लीनेस्ट कैपिटल बना रहे, उसके लिए क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? कि नगर निगम या सरकार के साथ साथ जब तक पूरे शहर के लोग इसमें ये नहीं ठानेंगे कि हमारा शहर है, हमारा भोपाल है, हमें इसे स्वच्छ रखना है, तब तक कोई भी हम प्रयास करें तो वो सक्सेस नहीं होगा। और अभी तक जो हमने प्रयास किया उसमें पब्लिक का पूरा सहयोग था, और ये जुनून, ये जज्बा हमको बनाए रखना होगा, और हम खुद भी ना करें और दूसरों को भी मना करें। इस पद्धति से ही जाके हम अपने शहर को, जो हमारी प्रतिष्ठा है, उसको हम बढ़ा सकते हैं और अच्छी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। जी।
तो बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नगर निगम के अपर आयुक्त हमारे साथ हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, उनका बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम नमस्कार एमपी से आप जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि सोमवार से शनिवार तक इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाता है 12 बजे से 1 बजे तक। अनेक विषयों पर आपके साथ हम चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होता है। डॉक्टर प्रभाकर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आइए उनसे चर्चा के इस दौर को हम आगे बढ़ाते हैं। सर, कहीं ना कहीं स्वच्छता की आदत बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाती है, क्या स्वच्छता और कुष्ठ रोग में भी कोई संबंध है? देखिए, अगर स्वच्छता की बात करें तो जो शारीरिक स्वच्छता भी स्वच्छता का ही एक पैमाना है, तो निश्चित तौर पर स्वच्छता लगभग सभी बीमारियों, विशेषकर संक्रामक बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक जरूर है। तो स्वच्छता, चाहे वो सामुदायिक स्वच्छता हो, चाहे वो व्यक्तिगत स्वच्छता हो, उसका हमेशा से स्वस्थ रहने में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जी। तो बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता की आदत को अपनाना है। आज सिर्फ स्वच्छता दिवस मनाने से कुछ भी नहीं होने वाला दर्शकों। स्वच्छता को तन से, मन से और हर तरह से यदि हम अपनाएंगे नहीं तो ये दिन मनाने की सार्थकता हमारी नहीं होगी। आज से ही प्रण लें स्वच्छता को अपनाने का। सौरभ जी, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग की प्लानिंग्स है। यस मैम, ये फ्यूचरली हम लोग ने प्रोजेक्ट करा है कि वेस्ट जहाँ जहाँ पे जनरेट होता है वहाँ पे हम लोग गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन और सेकेंडरी ट्रांसफ़र स्टेशन रहते हैं, वहाँ हम लोग निर्माण कर रहे हैं। सेकेंडली जो हम लोग को सेल्फ सस्टेनेबल रखने हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, उसके लिए हम लोग के 2 मेजर प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं। एक तो ड्राई वेस्ट से, जैसे मैंने बताया, टोरिफाइड चारकोल जो एनटीपीसी के थ्रू हम लोग बनाएंगे। इसमें एग्रीमेंट होके हम लोग को जो ड्राई वेस्ट जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, उससे हम लोग टोरिफाइड चारकोल, जैसे कोल एक रीन्यूएबल सोर्सेज नहीं बचा है, अब कोल की कमी रहती है, तो वो अपने एनर्जी प्लांट्स में यूज़ करना जो वेस्ट से बनता है, तो वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। सेकेंडली जो वेट वेस्ट से हम लोग बायो सीएनजी का उत्पादन करना चाह रहे हैं, जो हम लोग को रोड रेडी फ्यूल के रूप में वो कंसेशनर देगा, और साथ ही साथ नगर निगम भोपाल को इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी, और जो बायो सीएनजी मिलेगी वो मार्केट रेट से भी 5 रुपये कम पे प्राप्त होगी। जी, बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए सौरभ जी। दर्शकों, आज हमारे साथ में हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में जुड़े थे श्री सौरभ सूद, प्रभारी सहायक यंत्री, स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम भोपाल। इसके साथ ही आज हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट के रूप में हमारे स्टूडियोज में मौजूद थे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, CMHO भोपाल। आप दोनों मेहमानों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। दर्शकों, जाते जाते हम आपको बता दें कि आज से 30 तारीख से खेलो इंडिया का शुभारंभ हो चुका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लगभग 8 शहरों में खेलो इंडिया की शुरुआत होने जा रही है, उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं, तो अपने आप को मजबूत बनाते रहें, खेलें, दौड़े, भागें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। और अगले कार्यक्रम में जल्द होगी आपसे हमारी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार एमपी से मुझे यानी वृंदा को, पूरे दूरदर्शन की ओर से, पूरे दूरदर्शन की टीम को भी दीजिएगा इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।